नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मनु स्मृति के तीसरे पार्ट में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो स्पेसिफिकली सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्हें इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 पढ़ना है और बाकी जिन्हें 6 फोल्ड पॉलिसी ऑफ मनु जानना है, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि 3 पार्ट में मैं मनु स्मृति को कंप्लीट करूंगा, मनु के सोशल लॉज को। लेकिन ये जो टॉपिक है 6 फोल्ड पॉलिसी ऑफ मनु, इसमें थोड़ा हम कौटिल्या के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि कौटिल्या ने भी षड्गुण नीति दी है। कौटिल्या ने भी 6 एलिमेंट्स बताए हैं कि किस किस सिचुएशन में राजा को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जब वह डिप्लोमेसी के फील्ड में काम कर रहा है, इंटर स्टेट रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर रहा है ना। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसीलिए चौथे पार्ट में जो सप्तंग थ्योरी है मनु का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, कौटिल्या की तरह ही मनु भी 6 एलिमेंट बताते हैं, षड्गुण नीति 6 फोल्ड पॉलिसी बताते हैं, जो कि हर एक स्टेट को सीखना चाहिए कूटनीति के क्षेत्र में। जब वह आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी करता है तो उसे ये 6 एलिमेंट आनी चाहिए। और ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इन 6 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट को परस्यू करना चाहिए, कोई एक ऑप्शन को चुनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये जो षड्गुण नीति दी गई है, सबसे पहले विग्रह लिखा हुआ होता है, सबसे पहले तो संधि लिखा होता है, फिर विग्रह लिखा होता है। तो वे समझते हैं ना कि ये एक ऑर्डर में है कि सबसे पहले किंग को संधि करना चाहिए, फिर विग्रह करना चाहिए। ये कोई ऑर्डर नहीं है। किंग चाहे तो शुरू में विग्रह भी कर सकता है, शुरू में संधि भी कर सकता है, शुरू में द्वैधी भाव भी दिखा सकता है, जो कि 6ठे नंबर पे बुक्स में लिखा हुआ होता है। तो ये कोई ऑर्डर में नहीं है। किंग अपने जरूरत के हिसाब से, अपने कंडीशन, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किसी भी एक ऑप्शन को, किसी भी एक एलिमेंट को चुन सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये बात तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें कि हायरार्की है, कि सबसे पहले संधि करना है फिर विग्रह करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, कौटिल्या जो आपके देते हैं 6 फोल्ड पॉलिसी और जो मनु 6 फोल्ड पॉलिसी देते हैं, वो दोनों कुल मिला के बराबर ही है, सेम ही है, एक जैसे ही है। पर दोनों का जो नेचर है, दोनों की जो प्रकृति है, उसमें बहुत बड़ी असमानता है, उसमें डिफरेंसेस है। देखिए, कौटिल्या जो है, कौटिल्या एक्सपेंशनिस्ट थे। मतलब कौटिल्या विस्तारवादी सोच वाले इंसान थे। वह चाहते थे कि राज्य जो है वह विस्तार करता रहे, हम ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है एक्वायर कर ले। कौटिल्या के लिए जो इंटर स्टेट रिलेशन था, दैट वाज द रिलेशन ऑफ वॉर। कौटिल्या कहते थे कि भैया, जो दो देशों के बीच में संबंध होगा, दो राज्यों के बीच में संबंध होगा, वह युद्ध का ही संबंध होता है। ठीक है, और युद्ध को छोड़कर तीसरा कोई संबंध नहीं होता है। या तो दो राज्य आपस में युद्ध कर रहे होते हैं, या तो दो राज्य युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब जो वार है, दैट वाज द सेंट्रल कंसर्न फॉर द कौटिल्या इन इंटर स्टेट रिलेशन। ये पहली बात। दूसरी बात, कौटिल्या ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट पर बिलीव करते थे। ठीक है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो है, वह राज्य को एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव की तरह मानता है। कौटिल्या कहते हैं कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वह एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, एक जीव की तरह है। इसको एक्सपैंड करना चाहिए, ये ग्रो करना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। जब इसका विकास रुक जाएगा, जब ये ग्रो करना रुक जाएगा, तो ये पेरिश कर जाएगा, अर्थात ये समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे ये डिक्लाइन कर जाएगा, डीके कर जाएगा और अल्टीमेटली समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कौटिल्या के लिए युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है। कौटिल्या के लिए दूसरे की भूमि अपने में मिला लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशनिज्म उनके लिए इंपॉर्टेंट है। टेरिटोरियल जो एनेक्सेशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे राज्य को जीत लो, उनकी भूमि को अपने में मिला लो। क्योंकि कौटिल्या जब स्टेट क्राफ्ट लिखते हैं, तो स्टेट क्राफ्ट का उनमें सिंपल सा मतलब है कि वो मेटेरियल वेलबींग पर, अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है मेटेरियल, अर्थात भौतिक सुख पर ज्यादा बल देते हैं। और कौटिल्या के मुताबिक जिस राज्य के पास भूमि होगी, जिस राज्य के पास जितना अधिक भूमि होगा, उसके पास उतना ज्यादा मेटेरियल वेलबींग होगा। क्योंकि पहले तो भूमि ही इंपॉर्टेंट होता था ना, कौन कितना रईस है, कौन कितना सुखी है। उस टाइम में आप किस चीज से पता लगाते थे? दैट वाज द लैंड। जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड होगा, वो सबसे ज्यादा
सुखी होगा, मटेरियल वेलबींग होगा। तो ये तो कौटिल्य के बारे में है। मतलब कौटिल्य जो है एक तरह से वो अटैक के नीति को सपोर्ट करते हैं, ऑफेंसिव है, ठीक है। वो बोलते हैं कि जब आप आक्रमण करोगे तो आक्रमण से ही आप अपनी सुरक्षा सबसे बेहतर ढंग से कर सकते हो। वार को प्रमोट करते हैं, किंग को हमेशा इंस्पायर करते हैं, युद्ध करो, पूरी दुनिया को जीतो, तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनना है। उस समय पूरी दुनिया का मतलब जो इंडियन कॉन्टिनेंट था उससे है, ठीक ना, जो अभी का इंडियन कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब। तो ये चीज है कौटिल्य के बारे में। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा तो मनु जो है ना, मनु जो है वो ज्यादा इथिकल है, मनु मॉरल है। मनु कहते हैं कि राजा का जो क्षमता है, राजा का जो एक तरह से शौर्य है, वो हमेशा युद्ध से नहीं पता चलता कि राजा जो सबसे ज्यादा युद्ध करेगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, ऐसा मनु नहीं कहते। मनु ये भी कहते हैं कि युद्ध जो है, युद्ध तब एक राजा को करना चाहिए जब उसके लिए एसेंशियल हो जाए, जब इनएविटेबल हो जाए, जब कोई रास्ता, कोई ऑप्शन ना बचे, तब मनु युद्ध को सपोर्ट करते हैं। मनु जो है वह विस्तारवादी सोच को नहीं दर्शाते। मनु के हिसाब से विस्तार करना राज्य के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है सुरक्षा। वह बैलेंस ऑफ पावर पे ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। अर्थात शक्ति संतुलन कर बनाकर रखना चाहते थे। जो शक्ति संतुलन होता है, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा होगा, रियलिस्ट जो बात करते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके करना, उसको करना चाहते थे, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना चाहते थे। और मनु जो थे वह डिफेंसिव थे। मनु के लिए सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमला करता है तो फिर हम उसको रिटेलिएट करेंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, दूसरे को भी अपनी जमीन को छीनने नहीं देंगे। ये मनु का विचार था, ठीक है। तो यही चीज है। The sixth element of Manu is similar to that given by the Kautilya. However, the both have the different view on the subject of diplomacy. Unlike Kautilya, Kautilya के बिल्कुल विपरीत, Manu do not believe in the expansionism, विस्तारवाद में believe नहीं करते थे, और the territorial annexation. Manu concern is balance of power rather than war. मनु का सबसे बड़ा कंसर्न था शक्ति संतुलन को बनाए रखना, युद्ध करना वह नहीं चाहते थे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मनु आगे कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ किंग कैन नॉट बी ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वेजिंग द वॉर। जो राजा है उसकी शक्ति का हमेशा इससे नहीं पता चलता कि वह कितना युद्ध लड़ता है, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो उनका अप्रोच था डिप्लोमेसी को लेकर, कूटनीति को लेकर, ये इथिकल था और पॉलिटिकल से विपरीत था। मतलब राजनैतिक कम था और इथिकल ज्यादा था, ठीक है ना, मॉरल पर, मोरालिटी पर। लेकिन मनु ये भी कहते हैं कि राज्य को युद्ध करना चाहिए जब युद्ध जो है इनएविटेबल, मतलब अब कोई ऑप्शन ना बचे, कोई रास्ता ना बचे, जब उस युद्ध को कोई नहीं रोक पा रहा है, तब किंग को युद्ध करना चाहिए। और इस रिगार्ड में 6 आपके एडवाइस वो देते हैं। इसी को हम लोग 6 फोल्ड पॉलिसी बोलते हैं मनु का, ठीक ना। 6 एडवाइस देते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हमला मत करो, अपने तरफ से युद्ध की शुरुआत ना करो, लेकिन हाँ, अगर भाई तुम पे हमला हो रहा है या तुमको ऐसा लग रहा है कि हमला होने वाला है, युद्ध को छोड़कर कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, देन ultimately go for the war, because you do not have the option. You have to protect your state. Security is most essential, survival is most essential for the any state or for the any king. तो सबसे पहला जो है वो ऑप्शन बताते हैं संधि। अगर किंग देख रहा है कि उस पर हमला हो गया और किंग देख रहा है कि भाई अभी वो कमजोर है, तो बुद्धिमानी यही में मतलब बुद्धिमानी यही है कि उसको पीस ट्रीटी पर साइन कर लेना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, और वेट करना चाहिए कि जब हम फ्यूचर में, जब हम पावरफुल बन जाएंगे, तो पीस ट्रीटी में क्या होता है, पीस ट्रीटी करोगे तो जो राजा आया तुमसे लड़ाई करने, तुम पर हमला किया, वो क्या करेगा, या तो तुम्हारी कुछ भूमि छीन लेगा, या तो तुम्हारा कुछ मनी ले जाएगा, ठीक है। तो बाद में आप यही सोचो कि ठीक है, अभी हम प्रेजेंटली वीक है, लेकिन हम बाद में, हम अगर फ्यूचर में अगर स्ट्रांग होते हैं तो फिर हम देख लेंगे इसको, ठीक है। दूसरा है विग्रह। तो राजा को विग्रह अर्थात युद्ध तब करना चाहिए, पहले युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई कोई आकर ठोक ठाक कर चला गया तो एक तरह से अपना जो भूमि जो वो कैप्चर किया वो तो लोगे ना, कि नहीं लोगे, पीओके को छोड़ दोगे, उसको तो लेना पड़ेगा।
हाँ, लाहौर तक नहीं जीतना है अलग बात है, पर पीओके तो नहीं छोड़ सकते ना, तो वार तो करना पड़ेगा। तो जो किंग है, किंग शैल वेज अ वार ओनली ही श्योर दैट ही इज स्ट्रांग एनफ टू डिफीट हिज एनिमी। तो किंग को तभी एक युद्ध लड़ना चाहिए जब वह पूरी तरह से श्योर है, जब उसको पूरा विश्वास है कि हम जो है इस युद्ध को जीत जाएंगे और अपने दुश्मन को हरा देंगे। साथ ही साथ किंग को ये भी देख लेना चाहिए कि जो उसकी आर्मी है वह लॉयल है कि नहीं, वह उसके प्रति वफादार है कि नहीं राजा के प्रति, वरना युद्ध के मैदान में जाओगे तो जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ था तुम्हारा बैटल ऑफ प्लासी में, तुम्हारा कोई गद्दार निकल जाएगा, तुम्हारा मीर जफर मीर कासिम की तरह, मीर जफर की तरह, और तुम देखोगे कि जा तुम युद्ध हार गए। तो ये चीज। तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रलिटी। जब आप देख देख रहे हो इसको, ये बोलते हैं आपका आसन, मतलब टू सिट। ठीक है, न्यूट्रलिटी कब? तो भाई सामने वाला राजा है, वो भी तुम पर कोई हमला वमला नहीं कर रहा है, वो भी शांत बैठा हुआ है, तो तुम भी शांत बैठो, तुम भी न्यूट्रल रहो, तुम भी हाथ पैर मत चलाओ। क्योंकि भाई अल्टीमेट एम तो मनु का है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना और साथ ही साथ सिक्योर करना। तो क्यों युद्ध करोगे? तुम तो एक्सपेंशन करना नहीं चाहते अकॉर्डिंग टू मनु, इसलिए न्यूट्रल रहो। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल रहने का ये मतलब नहीं है कि अपनी फौज को अपने बॉर्डर पर से हटा लो। ठीक है, न्यूट्रल होने का मतलब है कि जो एसेंशियल सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है दुश्मन के सीमा पर, वह हमेशा रहेंगे। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बीएसएफ को हटा लेंगे सियाचिन से या फिर बॉर्डर से, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां से तो नहीं हटाएंगे ना। तो अभी न्यूट्रलिटी की स्थिति है, आसेन जो है ना, आसन। चौथा है यना। ठीक है, तो याना का पॉलिसी कब बोलते हैं? तो बोलते हैं राजा को कि आपको लग रहा है कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए अटैक के लिए। लेकिन हाँ, आपको सामने वाले को बिल्कुल कानो कानी खबर देना चाहिए कि वो अटैक कर रहा है तो हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर अटैक करने के लिए। ठीक है, तो ये याना है, मतलब मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द अटैक विदाउट एक्चुअली डिक्लेयरिंग द वार। ओके, उसके बाद है संश्रय। तो संश्रय का मतलब है कि दूसरों से रक्षा के लिए विनती करना या दूसरों का प्रोटेक्शन सीख करना। ठीक है, तो जब राजा को लगता है कि अब वार होकर रहेगा, इनएविटेबल है, ठीक है, और जो सामने वाला दुश्मन है जो हम पे हमला कर रहा है वो काफी मजबूत है और राजा को पूरी तरह से विश्वास है कि हम भाई ये युद्ध में जाएंगे तो हमारा हार निश्चित है। ठीक है, तो राजा को क्या करना चाहिए? अपने फोर्सेस को डिवाइड कर लेना चाहिए, अपनी आर्मी को। एक बार में पूरी आर्मी को नहीं भेज देना चाहिए कि पूरी आर्मी एक बार में ही समाप्त हो जाए और उनके लिए जीत आसान हो जाए। तो सबसे पहला संशय में फोर्स को डिवाइड कर दो और आगे क्या करो, एट द सेम टाइम जो रिच और जो पावरफुल किंग है उससे जाके मदद मांगो, टू गो एंड सीक द हेल्प फ्रॉम द रिच एंड द पावरफुल किंग। दिस इज कॉल्ड द संशय। ओके, तब आप बच पाओगे, तब आपका स्टेट सरवाइव कर पाएगा और सिक्योरिटी जो है आपका मेंटेन रहेगा। छठा है आपका द्वेदी भाव। तो द्वेदी भाव का मतलब होता है कि मान लो युद्ध कर रहे हो आप एक कंट्री से, युद्ध कर रहे हुए कंट्री से, उससे युद्ध होना इनएविटेबल था, मतलब युद्ध कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। लेकिन आप कोई ऐसे एक्शन मत कर दो, ऐसा एटीट्यूड मत शो कर दो कि उस कंट्री से युद्ध करते समय मैसेज चला जाए जो आपका बगल वाला जो दुश्मन है उससे भी, कि आप उससे भी युद्ध करना चाहते हैं, या फिर मतलब एक तरह से गलत अगर कुछ उसको मैसेज चला जाए। तो बोलने का मतलब ये है कि आप अगर युद्ध कर रहे हो तो अगर आपके दो दुश्मन है तो आप एक दुश्मन को एट अ टाइम टैकल करो। ऐसा नहीं कि दोनों के साथ जाकर लड़ जाना है, एक को दोस्त बना लो आप अपना, एक को दोस्त बनाओ और दूसरे एक दुश्मन से निपट लो। लेकिन आगे ये नहीं कहते कि बाद में जब जीत जाओ तो दूसरे दुश्मन का भी काम तमाम कर दो। लेकिन दूसरी तरफ कौटिल्य कहेंगे, आप अगर उनका अगर सिक्स फोल्ड पॉलिसी पढ़ी है कि सबसे शुरू में तो एक को दोस्त बना के एक को धूल चढ़ा दो और जब उससे जीत जाओगे तो फिर इसको भी हरा दो। इसी तरह से ऑटोमन बिस्मार्क ने किया था जर्मनी की यूनिफिकेशन के टाइम में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अभी वो हमें डिस्कस नहीं करना। बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मतलब मजा आ जाएगा उसको सुन के, कभी मैं बताऊंगा फ्यूचर में। यही द्वैधी भाव की पॉलिसी अपनाई थी। शुरू में ऑस्ट्रिया को बोल दिया कि भाई तू मेरा दोस्त है, तेरे से अच्छा कोई नहीं है, डेनमार्क को जाकर हरा दिया, डेनमार्क को हराने के बाद आके फिर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। द्वैधी भाव की पॉलिसी अपनाई, मतलब कौटिल्य के लाइन पे। लेकिन
यहाँ मनु ये नहीं बोलते कि भाई फिर इस पे भी जाके हमला करो, क्योंकि मनु एक्सपेंशनिस्ट नहीं है ना। तो और भी कुछ एडवाइस देते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस के संबंध में जो मनु होते हैं। सबसे पहला एडवाइस किंग को देते हैं कि भाई देखो, युद्ध में तब तक इंगेज मत होना जब तक पूरी तरह से तुम श्योर ना हो कि तुम्हारी जो रथ वाली फौज है, जो तुम्हारे कैरियर्स हैं और जो तुम्हारे सैनिक है, ट्रूप्स है, वो मजबूत ना है। मतलब जब तुम्हारे कैरियर्स और ट्रूप्स वीक है तब तक तुम्हें इंगेज नहीं होना है किसी वार में, ठीक है। जब आप वार के लिए पॉलिसी डिटरमाइन कर रहे हो, नीति बना रहे हो, युद्ध नीति का निर्माण कर रहे हो, तो उस समय राजा को हमेशा ध्यान में रखना है कि उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा, शॉर्ट टर्म उसके परिणाम क्या होंगे, उसके निगेटिव पॉजिटिव्स क्या होंगे, और राजा कैसे सोचेगा कि ये युद्ध का हमारे पर क्या असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा कि सकारात्मक असर पड़ेगा। तो वो अपने जो उसके बीते हुए जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ठीक है, उसके मदद से ये एक तरह से अज्यूम करेगा, परसीव करेगा कि क्या पॉजिटिव और निगेटिव होगा। मतलब हिस्ट्री को यहाँ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं मनु, कि अगर आपको पता करना है कि इस युद्ध के बाद आप पर क्या नकारात्मक या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो आप इतिहास में जाकर देखिए। इस तरह की स्थिति आपके सामने पीछे भी आई होगी, उस समय आप पर क्या नकारात्मक या सकारात्मक असर पड़े थे, उसी तरह का सिमिलर असर आप पर इस बार भी पड़ेगा। तो हिस्ट्री को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो मनु है। किंग जो है, किंग को हमेशा मार्च करना चाहिए सीजन में, उस सीजन में जो कि आर्मी के लिए फेवरेबल हो। अब ऐसा नहीं है कि अब बरसात के टाइम में जहां दलदल है वहां पे कूच कर जाओ, मार्च कर जाओ, ठीक है। लेकिन और साथ ही साथ जो अच्छे वेपन्स हो, मतलब जो होते हैं, हथियार होते हैं, वे अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिक को, अपने आर्मी को देना चाहिए, ये मनु कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किंग को कोई भी सीजन में मार्च करना चाहिए, कोई भी सीजन में कूच करना चाहिए। एक्सपेशनल जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है वो क्या है, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, एक्सेप्शनल परिस्थितियां। तो सबसे पहला आपको पता है कि अभी आपका दुश्मन कमजोर है। तो मान लो अभी ठंडे का दिन है, आपको पता है आपका दुश्मन कमजोर है, लेकिन कूच करने का सही समय मान लो अकॉर्डिंग टू किंग समर है, गर्मी का दिन है। तो भाई हो सकता है कि गर्मी तक वेट करोगे तो जो तुम्हारा अभी राजा कमजोर है, सामने वाला दुश्मन वो मजबूत बन जाए, तो उस समय सीजन को ना देखो, उस समय अल्टीमेटली कूच कर जाओ, ठीक है, तुरंत इंस्टेंटली तुम कूच कर जाओ। या फिर जब सियाचिन पर कब्जा कर लिया था एक तरह से पाकिस्तानियों ने उस टाइम में, तो उस समय इंडिया ने ये नहीं सोचा था कि हमें कब कूच करना है, वो तुरंत जाकर वे कूच कर गए थे। तो ये है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस है वहां जो है वो आप कभी भी कूच कर सकते हैं। उसके बाद किंग इज ऑल्सो एडवाइज टू फॉलो द क्षत्रिय धर्म। मनु जो है किंग को, राजा को अपने क्षत्रिय धर्म को फॉलो करने के लिए, अपनी क्षत्रिय ड्यूटी को फॉलो करने के लिए भी इंस्पायर करते हैं। और क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म है युद्ध में जीत को सुनिश्चित करना और युद्ध के मैदान से भाग कर नहीं आना। तो भाई काफी मुश्किल था क्षत्रिय धर्म। अगर भाई देख रहे हो कि हारने वाले हैं, मरने भी वाले हैं, तो भाग नहीं सकते। चलो जो भी है, मतलब आपको क्षत्रिय धर्म यही है कि आपको जीत को सुनिश्चित करना है। यू हैव टू ऑब्टेन द विक्ट्री इन द वॉर एंड यू डू नॉट हैव टू रिट्रीट फ्रॉम द बैटलफील्ड। ओके, अब अगर आगे बोल रहे हैं इस तरह से तो आप युद्ध करेंगे अगर आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो। मनु ने बताया हमें। उसके बाद मनु हमें बता रहे हैं कि अगर राजा जीत जाए, अगर राजा जीत जाए युद्ध में, तो फिर उसके बाद अगला स्टेज आता है समझौता पे हस्ताक्षर करना, साइनिंग ऑफ ट्रीटीज। तो साइनिंग ऑफ ट्रीटीज का क्या महत्व होता है? तो मनु के अकॉर्डिंग जो ट्रीटीज साइन होती है, जो जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ जो ट्रीटी करता है, उसका 3 महत्व है। या तो जीता हुआ राजा जो है वह हारे हुए राजे को अपना मित्र बना ले, राजा को मित्र बना ले, अपना एलाई बना ले, अपने दुश्मन को जिसे वह अभी तुरंत हराया है, ठीक है। कि ठीक है, जैसे जो जो पौरस थे, पौरस को जिस तरह से सिकंदर ने किया था कि ठीक है, हम आपको अपना मित्र बना ले रहे हैं, आप मेरे एलाई रहेंगे, उनसे राजपाट नहीं छीना था, ठीक है। तो इस तरह से या मनी गेन कर सकता है, उनसे पैसे का डिमांड कर सकता है कि इतना इतना पैसा लाओ, ये वो कुछ भी करा सकता है ट्रीटी से। जैसे मैं 1872 में जब
फ्रैंको प्रूसियन वार हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था, तो जिस तरह से जर्मनी ने पैसे का डिमांड किया था और साथ में दो जो भूमि के टुकड़े थे वो भी छीन लिए थे, अल्सास और लॉरेन। आप 12th क्लास की बुक में इंग्लिश में पढ़ते हैं, द लास्ट लेसन जो चैप्टर है अल्फोंस डॉडेट का, इसी पे है। तो दो क्षेत्रों को छीन लेता है जर्मनी जो होता है फ्रांस का। तो मतलब तीन है, या तो आप मित्र बनाओ, या तो आप उससे पैसे ले लो, या तो आप उससे भूमि ले लो, ठीक है, लैंड ले लो। ये तीन चीज आप ट्रीटी के माध्यम से कर सकते हैं। अगर कौटिल्या अगर बोलेंगे कि क्या करना चाहिए, तो कौटिल्या बीइंग द materialistic, being the भौतिकवादी, he will always say that go for the gain of land। आप जाओ और आप जो भूमि है, भूमि के टुकड़े को आप लो ट्रीटी के माध्यम से, कि ठीक है तू हार गया है, अपनी आधी जो भूमि है तू मुझे दे देगा, ऐसे राजा के साथ ट्रीटी करो, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए काफी ज्यादा अलग विचार है जो मनु का है। सो मनु ने बोला है, ऑब्जर्व किया है कि भाई देखो, अगर कोई स्टेट अगर मनी या लैंड गेन करता है युद्ध के बाद ट्रीटी से, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो राजा है वह एक रॉयल एलाई, मतलब एक अच्छा मित्र गेन करे, एक अच्छा मित्र गेन करे। क्योंकि आपको अभी लगता है कि जो आपका अभी अपोनेंट है, जो आपका दुश्मन है, जिसे आपने अभी हराया, वह एक कमजोर राजा है, लेकिन भविष्य में ये मजबूत राजा होगा, और ये जो राजा है ये आपकी कृतज्ञता को कभी नहीं भूलेगा। अकॉर्डिंग टू मनु, ये आपके कृतज्ञता को कभी नहीं भूलेगा, और आपको जब जरूरत होगी तो आपकी मदद जरूर करेगा। तो ट्रीटी के हिसाब से इन तीनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है मनु के लिए? टू मेक द मित्र और अलाई टू योर एनिमी टू whom किंग इज जस्ट डिफीटेड, ठीक है। ऐसा किस लिए भाई? क्योंकि मनु ने बोला कि पहले तो हम हमला नहीं करेंगे, तो हमला तो सामने वाला ही दुश्मन ही करेगा, और हम रिटेलिएट करके उसको हरा देंगे। तो भाई माना ऐसा जाता है कि उस टाइम में मोरालिटी सबके अंदर में था, तो ये किंग सोचेगा कि भैया गलती हमारी थी, हमला हमने किया था, हार भी हम ही गए, लेकिन देखो बेचारा कितना भला मानुस है, हमारी टेरिटरी नहीं ले रहा, हमसे पैसे नहीं ले रहा, प्लस में हमें ऑफर दे रहा है कि चलिए आप हमारे दोस्त बन जाइए। तो इंसानियत के नाते ये भविष्य में तो जरूर मदद करेगा, पर ये कंट्रोवर्शियल है। कौटिल्या बोलेंगे कि ना ऐसा नहीं होगा, ह्यूमन नेचर खराब होता है, नहीं मदद करेगा। मुश्किल के टाइम में और हो सकता है कि तुमको जीत ले देख के कि भाई पिछला बार नहीं जीत पाए थे, अभी अच्छा मौका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो मनु है, मनु थोड़े आइडियलिस्ट है, इन चीजों में थोड़े इथिकल है, पॉलिटिकल नेचर के कम है, इसीलिए इस तरह की राय देते हैं। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है, और यही आपका था 6 फोल्ड पॉलिसी ऑफ मनु। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में सप्तंग थ्योरी ऑफ मनु को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत यूनिक टॉपिक्स हैं ये, आपको कहीं जल्दी मिलते नहीं है। और साथ ही साथ कीप सपोर्टिंग मी। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।